हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 34 मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से फोकस करके इसे समझे। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने से पहले ये देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टॉपिक है वो किस टॉपिक के अंडर में आता है। तो बेसिकली टॉपिक है रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो जो मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स आप सब अच्छे से जानते हैं क्या होते हैं। मैमल्स जो होते हैं उनकी जो फीमेल होती है उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में साइक्लिक चेंजेज होते हैं। उन साइक्लिक चेंजेज को क्या कहते हैं अपन, रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इन मैमल्स देयर इज अ साइक्लिक चेंज अकर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक नॉन एज रिप्रोडक्टिव साइकिल। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये समझने से पहले अपन एक कैटेगरी समझते हैं मैमल्स के अंदर। मैमल्स में भी दो कैटेगरी होती है, एक प्राइमेट्स जिसमें मंकी, एप्स और कौन आते हैं, ह्यूमन, और दूसरे बाकी सारे क्या कहलाते हैं, नॉन प्राइमेट्स। ठीक है। तो जो नॉन प्राइमेट्स फीमेल होती है उनमें तो होता है एस्ट्रस साइकिल, और जो प्राइमेट्स फीमेल होती है बोले तो मंकी, एप और कौन, ह्यूमन, उनमें कौन से होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते देखो, मेंस एस्ट्रस साइकिल कैसा होता है, साइक्लिक अकर इन नॉन प्राइमेट्स मैमलियन फीमेल, और एस्ट्रस साइकिल सीजनल साइकिल होता है। मतलब एस्ट्रस साइकिल ये साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं वो हर मंथ नहीं होते, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन के समय होते हैं, जिसे उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग सीजन भी कहते हैं। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मंथली साइकिल है। मेंस्ट्रुअल का मतलब भी यही होता है, मंथ वाइज चलने वाला। ठीक है। तो ये मंथली साइकिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते, एस्ट्रस साइकिल जो होता है उसमें एक हीट पीरियड आता है। हीट पीरियड के समय सेक्सुअल एरोजल जो होता है या सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही पीक पे होती है। मतलब उस समय कॉपुलेशन करना ही पड़ेगा उस फीमेल को। ठीक है। तो एस्ट्रस साइकिल में एक हीट पीरियड आएगा जिसे क्या कहेंगे, हाई सेक्सुअल एक्टिविटी का पीरियड होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करने वाली फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता। एक चीज और नोट करें कि एस्ट्रस साइकिल में ये हीट पीरियड के समय जो हाई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, फीमेल सिर्फ इसी समय सेक्सुअली एक्टिव होती है, बाकी वो बिल्कुल सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली फीमेल में ऐसी कोई हीट पीरियड नहीं होने की वजह से वो कभी भी सेक्सुअली क्या हो सकती है, एक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम जो होता है, मतलब अपन सब जानते हैं यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होता है वो क्या करता है, अगर मान लो कंसेप्शन ना हो, मतलब फर्टिलाइजेशन ना हो, स्पर्म रिसीव ना हो, तो ऐसे केस में फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में जो एंडोमेट्रियम होती है वो उसे बाहर नहीं निकाला जाता, उसे मतलब गिराया नहीं जाता, उसे क्या कर लिया जाता है, वापस जितनी भी वो प्रिपरेशन हुई थी उसे वापस क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एंडोमेट्रियम जो होता है वो रीएब्जॉर्ब होता है। जबकि इस वाले केस में जो एंडोमेट्रियम का जो एक पार्ट और जितनी भी प्रिपरेशन हुई थी वो सारी सेट्स ऑफ हो जाती है, मतलब सब ब्लीडिंग के साथ क्या निकाल दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। इसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कि अपन ने किसी फेस्टिव के लिए अपन ने कुछ प्रिपरेशन की थी, तो जो एस्ट्रस साइकिल वाले होंगे वो क्या करेंगे, अगर मान लो वो फेस्टिवल हुआ तब तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो जितनी भी तैयारियां की थी वो सारी प्रिपरेशन को अपन उतार कर कहीं रख देंगे, और अगली बार जब वापस वो मतलब प्रिपरेशन मतलब सीजन आएगी या वो फेस्टिव आएगा तो वही जो प्रिपरेशन है वो वापस यूटिलाइज करेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले क्या करते हैं, अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो जितनी भी प्रिपरेशन की थी उन सबको फेंक देते हैं, अगली बार नए सिरे से वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा एडवांस कौन सा हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एस्ट्रस साइकिल जो होता है उसमें फीमेल कॉपुलेट करती है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव पर्पज से। जब उनका हीट पीरियड आता है तो फीमेल को कॉपुलेशन करना पड़ता है, और वो उसका कॉपुलेशन का सिर्फ एक ही वो मोटिव होता है, और मोटिव क्या होता है कि भाई क्या करना है, अपने रिप्रोडक्शन का काम करना है, बोले तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करनी। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं वो जो कॉपुलेशन को 2 पर्पज से यूज कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन के भी लिए यूज कर सकते हैं और इंजॉय करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे किसके बीच में, एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल से। अपन को इस चैप्टर में कौन सा डिटेल में करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज पे फोकस दिलाता हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चेंजेज होते हैं, और जो मेनली चेंजेज होते हैं वो कहां पर होते हैं, ओवेरी के अंदर और यूटेराइन वॉल के अंदर। इसलिए इस
इस चैप्टर में बार बार कुछ टर्म्स आएगी, उसको अपन पहले से कर लेते हैं। ये अपन सब जानते हैं कि ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब और ये यूट्रस। यूट्रस के स्ट्रक्चर को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब जहां एंटर करती है उससे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं फंडस। ये बाकी का जो ये पार्ट है इसको कहते हैं बॉडी, और जहां पर वेजाइना से ये कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, सर्विक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 पार्ट हो गए। अब देखो इम्प्लांटेशन का होता है बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, ये जो यूट्रस की जो वॉल थी इसमें 3 लेयर होती है, अपन सब जानते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। अब उस एंडोमेट्रियम में भी 3 लेयर होती है, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और स्ट्रेटम बेसिल। अब ये जो स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और स्पॉन्जियोसम है, इसमें चेंजेज होते हैं। देखो इन तीनों लेयर में भी देखें तो किसमें वो चेंजेज होंगे, एंडोमेट्रियम में चेंजेज होंगे। और इन तीनों में भी देखें, एंडोमेट्रियम के भी 3 पार्ट है, इसमें भी देखें तो इन दोनों में चेंजेज होंगे। और ये ज्यादातर मतलब चेंजेज जो होंगे वो इसमें होंगे, और इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनल। क्या कहेंगे, स्ट्रेटम फंक्शनल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब अपन आगे करेंगे तो अपन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जो एंडोमेट्रियम, मैं बोलूंगा एंडोमेट्रियम का पार्ट जो है वो सेड ऑफ होकर ब्लीडिंग के साथ बाहर निकल गया, तो वो कौन से पार्ट की बात कर रहा हूं, तो इन तीनों में से सिर्फ ये दोनों लेयर स्ट्रेटम फंक्शनल जो है वो सेड ऑफ होती है, ये वैसे के वैसे ही रहती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मेंस वर्ड का मतलब होता है मंथली, तो वो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो मंथली चले उसे अपन क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल अकर इन फीमेल प्राइमेट्स, और ये किसमें होगा, फीमेल प्राइमेट्स में, विच इन्वॉल्व चेंजेज इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चेंजेज होंगे। और कहां पे चेंजेज होंगे, एक तो ओवेरी के अंदर और एक यूटेराइन के अंदर, बोले तो यूट्रस के अंदर। और ये कब होगा, प्यूबर्टी के बाद में। और किस वजह से होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, और वो हार्मोन 2 जगह से आएंगे, पिट्यूटरी से जो आते हैं एफएसएच और एलएच, नाम याद रखना, एफएसएच और एलएच, इसको अपन बाद में अभी कर लेंगे। और ओवेरी से जो हार्मोन रिलीज होंगे वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये साइकिल क्या कहलाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो एक फीमेल प्राइमेट्स को लेते हैं और उसकी लाइफ की पूरी स्पान को देखते हैं। तो देखो जो इनिशियल पीरियड होता है वो कहलाता है प्री रिप्रोडक्टिव, और एंड जो होता है वो होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और इन दोनों के बीच में एक उसके लाइफ का टाइम पीरियड आएगा जब वो फर्टाइल रहेगी, बोले तो वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, उसको अपन कहेंगे रिप्रोडक्टिव पीरियड और फर्टाइल पीरियड। इस रिप्रोडक्टिव पीरियड का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसे अपन आम जिंदगी में क्या कहते हैं, प्यूबर्टी आना, वो कब होता है, 12 to 14 ईयर के आसपास। उस समय वो प्यूबर्टी जो होती है फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट होती है। तो उस प्यूबर्टी के समय जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, अपन उसी को ही कहेंगे प्यूबर्टी आना, ठीक है। और वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसका, फर्टाइल पीरियड का। और वो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसे कहेंगे मीनार्क। क्या कहेंगे, मीनार्क। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते देखो। ये रिप्रोडक्टिव पीरियड जब खत्म हो जाएगा, अब कैसे पता चलेगा कि खत्म हो गया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, एब्सेंस होगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कभी कभी स्ट्रेस या प्रेगनेंसी की वजह से भी एब्सेंट हो सकते हैं। तो 12 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुए, वो भी उसकी वजह प्रेगनेंसी नहीं थी। और उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, वो भी उसके फीमेल के लेटर लाइफ में, तो उसको अपन ऐसा समझेंगे कि भाई अब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया। तो वो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 12 मंथ के बाद तक का जो टाइम होगा उसे अपन क्या कहेंगे, मीनोपोज। बेसिकली मीनोपोज किसको डिनोट करता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को किसको कहते हैं, मीनार्क, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है, मीनोपोज। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मीनार्क से रिप्रोडक्टिव और फर्टाइल पीरियड स्टार्ट होता है, और मीनोपोज पे क्या होता है, फर्टाइल पीरियड खत्म होता है। बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हुआ था तो फर्टाइल पीरियड स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ तब फर्टाइल पीरियड खत्म हो गया। एक इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है, तो इसकी ड्यूरेशन होती है 28 डेज। कितनी होती है, 28 डेज का ये होता है, लेकिन 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। बोले तो 26, 27 से लेकर ये 30, 31 डेज का मान सकते हैं। वैसे ये साइकिल जो है वो बहुत सारे फैक्टर से इसकी ड्यूरेशन अफेक्ट हो सकती है। न्यूट्रिशनल चीजों की वजह से इसका जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
अगर किसी फीमेल को मतलब एकदम पीरियोडिकली और टाइम पीरियड वाइज मतलब एकदम 20 डेज के अराउंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बार बार आते रहे तो वो उसकी हेल्दी स्टेटस को क्या करता है, शो करता है। आगे बढ़ते देखो, आगे अपन को करना है फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उससे पहले अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा समझते हैं शॉर्ट में, ताकि फिर अपन फेज को अच्छे से समझ पाए। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है, 28 डेज का। इसको अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें ब्लीडिंग होगी, अभी अच्छे से समझते हैं, रुको। और 6 से 13 डेज तक का, ये जो जहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी उसको अपन फर्स्ट डे मानेंगे। वहां से नेक्स्ट 5 डे को अपन मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। 6 से 13 डेज को फॉलिक्यूलर फेज, 14 डे को अपन ओव्यूलेशन का फेज मानेंगे और 15 to 28 को पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज मानेंगे। अब अच्छे से समझो, देखो ये सब क्या है। अपन यहां से समझना स्टार्ट करते हैं 6 डे से। तो देखो प्राइमरी फॉलिकल अपन सबने पढ़ी थी, वो ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होती है। किसमें होती है? प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक। और जब तक ये डेवलपमेंट चलता है उस समय जो ग्रेन्युलोसा लेयर थी, होप करता हूं आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा ग्रेन्युलोसा लेयर क्या होती है। जो ग्रेन्युलोसा लेयर थी या जो फॉलिक्यूलर सेल्स थी आसपास की, वो एक हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा? एस्ट्रोजन। और उसकी वजह से डेवलपमेंट चलता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल का जो डेवलपमेंट होता है वो 6 से 13 डे तक होता है। और इसको एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब यहाँ 13 डे तक ये मतलब ये जो फेज चलेगा, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल जब पूरी मैच्योर हो जाएगी, उस टाइम तक पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन LH उसकी एकदम पीक बढ़ेगी। और उस पीक की वजह से, जिसे कहेंगे LH सर्ज, और उसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम क्या आ जाएगा बाहर। बोले तो क्या होगा? ओव्यूलेशन। क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओवम बाहर आ जाएगा। और पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनाएगा? कॉर्पस लूटियम। अब ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करेगा। क्या सिक्रेट करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन। तो आगे का जो फेज है वो किसकी वजह से हैंडल होगा? प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से, इसलिए इसे प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं, ठीक है। और अगर मतलब ये अपने फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ये कॉर्पस लूटियम 9 मंथ तक बना रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के समय ये कॉर्पस लूटियम ये एंड ऑफ पीरियड के आसपास किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। सॉरी, ये साइकिल एंड हो जाएगा। और किसकी वजह से ये एंड हो जाएगा? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन की सप्लाई नहीं मिलेगी। ऐसे केस में जितनी भी प्रिपरेशन हुई थी वो सारी सेड ऑफ होने लगेगी और ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, जो अगले 5 डेज चलेगी। ये तो हुआ ओवेरी में। अब इसको यूट्रस के हिसाब से समझते हैं। तो जब फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक का डेवलपमेंट चलता है और उसके बाद कॉर्पस लूटियम बना रहता है, बोले तो 6 से 28 डेज तक, तो एंडोमेट्रियम की वॉल धीरे धीरे क्या होने लगती है? थिक होने लगती है। वो ओव्यूलेशन के पहले से थिक होना स्टार्ट हो जाती है। वो प्रिपेयर करती है कि भाई ओव्यूलेशन जब होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेग्नेंट होगी वो फीमेल, तो उसकी प्रिपरेशन वो पहले से करने लग जाती है। इधर से स्टार्ट हो जाता है। और एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो कैसे होने लग जाती है? थिक। ओव्यूलेशन के बाद में भी वो कुछ डेज तक वो थिक ही रहती है, इस उम्मीद में कि भाई अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी होगी। तो यहाँ 6 से 28 डेज तक एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसकी वॉल थिक होती है, उसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है, फूड स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है वो न्यूट्रिशन, सॉरी फूड क्या, जो अब 6 to 28 तक तो ऐसा चला। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? जितनी भी वो तैयारी थी वो सब क्या कर दी जाएगी? ड्रॉप कर दी जाएगी। और वो सारी तैयारी कहाँ थी? यूट्रस में। तो यूट्रस से वो सारी जो भी प्रिपरेशन थी वो ड्रॉप होकर कहां से? सर्विक्स, सर्विक्स से वेजाइना, वेजाइना से होता है ब्लीडिंग के साथ में कहां आ जाएगी? बाहर। और ये लगभग कितने दिन तक चलेगा? 5 दिन तक चलेगा। इसको क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? यूटेराइन चेंजेज होते हैं, ओवेरियन चेंजेज होते हैं। अब देखो ये मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को अपन 1 by 1 डिटेल में करेंगे। एक इंफॉर्मेशन आपको मैं और देता हूं। ओव्यूलेशन के समय ओवम आएगा। तो ओवम जो होता है, मैंने आपको बताया था 1 से 2 दिन तक सर्वाइव करता है। तो यहां से 1 से 2 दिन बोले तो 16 डे तक चले जाते हैं। और जो मेल जो स्पर्म है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लगभग 3 से 4 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो 14 डेज से 4 दिन पहले चले जाए बोले तो 10th डे पर, तो 10 से 16 दिन का ये जो विंडो है इसको फर्टाइल विंडो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टाइल विंडो। सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के चांसेज कहां होंगे या फर्टिलाइजेशन के चांसेज क्या होंगे? इसी पीरियड में होंगे। और सबसे कम कब होंगे?
एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, ठीक है। वैसे कोई ये फिक्स गारंटी नहीं होती कि भाई इस समय बिल्कुल जीरो चांसेज है फर्टिलाइजेशन, जीरो कभी भी नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, ज्यादा प्रोबेबल यहां होगा और यहां पर क्या होगी, कम प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये अपन नोट कर लीजिए, फिर अपन एक एक वन बाय वन क्या करते हैं, फेज को अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट फेज से स्टार्ट करते हैं, वो कौन सी है, मेंस्ट्रुअल फेज। तो देखो मेंस्ट्रुअल फेज को ऑब्वियस रीजन की वजह से क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज, क्योंकि यहां ब्लीडिंग होगी, और इसे मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। इस फेज में क्या होगा, इन दिस फेज फ्लूइड, म्यूकस, एंड्रोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो ब्लड के साथ कहां से निकलेगी, बाहर निकलेगी। कहां से होते हुए निकलेगी, यूट्रस से सर्विक्स, सर्विक्स से फिर वेजाइना से होती हुई कहां चली जाएगी, बाहर। और ये जो ब्लीडिंग है वो 3 to 5 डेज तक रहेगी। और ये जो फेज है वो अपन कहां से, फर्स्ट डे से मानकर 5th डे तक मान सकते हैं, ठीक है। दिस फेज अकर ड्यू टू सडन फॉल इन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल। मैंने आपको अभी समझाया था, जिसमें अपन बताया था कि इससे ठीक पहले प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या होता है, सडनली ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में। इस सडन फॉल की वजह से क्या होगा, ये फेज स्टार्ट होगा। और इसमें क्या होगा, जो यूट्रस की जो स्ट्रेटम फंक्शनल है वो क्या होगी, सेड ऑफ हो जाएगी, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और पीछे क्या बचेगी, सिर्फ स्ट्रेटम बेसेल बचेगी। और इस वजह से जो एंडोमेट्रियम और यूटेराइन की जो वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज, प्रेजेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की प्रेजेंस ये बताती है कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एक इंडिकेशन होता है किसका, प्रेगनेंसी का। कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो सकता है स्ट्रेस की वजह से या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की वजह से भी ये मेंस्ट्रुअल नहीं हो, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। देखो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है उसमें एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं फाइब्रिनोलाइसिन। और इस फाइब्रिनोलाइसिन की वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो कोगुलेट नहीं करता या क्लॉट नहीं बनता उसका। तो अगर पूछे, क्योंकि जब कहीं से भी अपनी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो थोड़ी देर बाद में वहां ब्लीडिंग रुक जाती है। जब यूट्रस से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वो ब्लीडिंग बाहर तक कैसे आ गई, क्योंकि वो उसे कोगुलेट हो जाना चाहिए, क्लॉट बन जाना चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्लॉट नहीं बनने का कारण क्या होता है, फाइब्रिनोलाइसिन, जो क्या करता है, फाइब्रिन को तोड़ देता है, और फाइब्रिन की वजह से ही वो क्लॉट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फॉलिकुलर फेज। इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, क्योंकि अगली फेज जो होगी वो कौन सी होगी, ओव्यूलेटरी। तो उससे पहले की फेज को क्या कहेंगे, प्री ओव्यूलेटरी फेज। और प्रोलीफेरेटिव फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, यूट्रस की जो वॉल होगी वो क्या होने लगेगी, ग्रो करने लगेगी, ठीक है। और ये जो फेज होगी वो एस्ट्रोजन हार्मोन से रेगुलेट होती है, इसलिए इसे एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। 6 से 30th डे तक चलती है। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे नहीं है कि 6 से 13 दिन की है, ये 6 डे से स्टार्ट होगी और 30th डे तक चलेगी, ठीक है। अब देखो हाइपोथैलेमस जो होगा वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, और कहां भेजेगा उसे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, फिर सिक्रेट करेगी एफएसएच, बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इस वजह से जो प्राइमरी फॉलिकल होगी वो सेकेंडरी फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंडरी और ग्राफियन फॉलिकल के चारों तरफ जो फॉलिकुलर सेल होती है, जिसे ग्रेन्युलोसा सेल भी कहते हैं, वो क्या करती है, एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है। और एस्ट्रोजन की सबसे मैक्सिमम जो वो क्या कहते हैं अमाउंट जो होती है वो इसी फेज में बढ़ती है। और इस एस्ट्रोजन की वजह से क्या क्या होता है, एक तो रिपेयर होता है ब्लड वेसल्स, टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, एंडोमेट्रियम की जो पहले क्या हो चुकी थी, डिग्रेड हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। यूट्रस में जो ग्लैंड होती है, यूटेराइन ग्लैंड, वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। और यूटेराइन जो वॉल है वो भी क्या होने लगेगी, थिक। और क्यों, क्योंकि उसमें डिपोजिशन होने लगेगा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, ग्लाइकोजन और लिपिड, जो बाद में फीटस के किसके लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। और एक और काम होगा, क्या होगा, जो सर्विक्स है वहां पर एल्कालाइन नेचर बढ़ जाएगा, एल्केलाइन नेचर बढ़ जाएगा। और इलास्टिसिटी जो होगी म्यूकस की एल्केलाइन नेचर और इलास्टिसिटी दोनों ही बढ़ जाती है। देखो आपको पहले भी बता चुका हूं, वेजाइना की पीएच जो होती है वो एसिडिक होती है और स्पर्म उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन सर्विक्स की जो पीएच होती है वो जनरली भी कैसी होती है, एल्केलाइन। और इस समय और ज्यादा एल्केलाइन हो जाती है और म्यूकस और ज्यादा स्टिकी और इलास्टिक हो जाता है, जो स्पर्म के लिए क्या है, फेवरेबल। बोले तो फीमेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, मतलब कंसीव करने के लिए, स्पर्म को कंसीव करने के लिए। नेक्स्ट है ओव्यूलेटरी फेज।
देखो यहाँ जब अपने ये फॉलिकुलर फेज चलता है 6 से 30 डे, तो धीरे धीरे एफएसएच और एलएच की अमाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो दोनों हार्मोन सिक्रेट करती है, और धीरे 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 बढ़ता बढ़ता 30 डे के एंड तक एकदम सडनली बढ़ जाती है, और 48 डे पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी किसकी, एफएसएच और एलएच दोनों की। स्पेशली एलएच की वैल्यू बहुत ज्यादा ही हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एलएच सर्ज। एलएच बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इस एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है ओव्यूलेशन में, ग्राफियन फॉलिकल जो होगी वो रप्चर हो जाएगी, और उस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर में से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। अभी कौन सी स्टेज होगी ओवम की, सेकेंडरी oocyte। वो ओवम या ओवम में कब, एग में कब कन्वर्ट होगा, जब उस पे स्पर्म आकर जुड़ेगा। ठीक है, अपन ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, जिसको ओव्यूलेशन कहेंगे, और पीछे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनाएगा, कॉर्पस लूटियम, जो अगला फेज क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ये लास्ट फेज होगी किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और 50th डे से 28 डे तक चलेगी। ठीक है, ऑल द प्रोसेस इन दिस फेज कंट्रोल होंगे किससे, कॉर्पस लूटियम से, जो ओव्यूलेशन के समय किससे बना था, ग्राफियन फॉलिकल से बना था। ठीक है, और इसी वजह से इसे ल्यूटियल फेज भी कहेंगे। और कॉर्पस लूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों सिक्रेट करता है, लेकिन मेनली कौन सा करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और वो ही ज्यादातर फंक्शन कंट्रोल करता है इस फेज में, इसलिए इस फेज को क्या कहते हैं, प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। अब होता क्या क्या है, और वो जो भी लिखेंगे वो सारे किसकी वजह से होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। पहला क्या होगा, इंक्रीज और मेंटेन करेगा थिकनेस किसकी, एंडोमेट्रियम की। और क्या होगा, और ज्यादा ग्लाइकोजन और लिपिड सब्सटेंस इकट्ठे होंगे, टिश्यू फ्लूइड और ज्यादा बढ़ेगा, और डेवलपमेंट ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट इन ब्रेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ब्रेस्ट जो होंगे फीमेल के, उसमें लेक्टिफेरस डक्ट जो होगी वो क्या होगी, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी बढ़ती है, तो फिर उसमें मिल्क सिंथेसिस का प्रोसेस होगा, तो उससे पहले लेक्टिफेरस डक्ट डेवलप्ड हो जानी चाहिए। तो वो काम भी कौन कराता है, प्रोजेस्टेरॉन करवाता है। और प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा, फॉर इम्प्लांटेशन, यहां अपन क्या लिखेंगे, इम्प्लांटेशन। तो एक काम तो ये करेगा, क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को किसके लिए प्रिपेयर करेगा, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो वापस रिपीट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होगी और ज्यादा बढ़ती रहेगी, उसमें फूड और ज्यादा, न्यूट्रिशन और ज्यादा इकट्ठे होते जाएंगे, और टिश्यू फ्लूइड बढ़ेगा, लेक्टिफेरस डक्ट का डेवलपमेंट होगा, और इम्प्लांटेशन के लिए अब एंडोमेट्रियम क्या है, प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो वो यहाँ आकर क्या हो सकता है, इम्प्लांट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं, अगर कॉर्पस लूटियम जो है उसका क्या होगा आगे। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो फिर अराउंड 28 डे के आसपास आते आते क्या होगा, वो डीजनरेट हो जाएगा, और उससे व्हाइट कलर का कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा। और अब कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया तो नॉन फंक्शनल होगा, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और इस वजह से अब एंडोमेट्रियम की वॉल में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज होते हैं, किससे, लाइसोसोम से, और जिससे क्या होती है, वो डिग्रेड होना शुरू कर देती है, जिससे शेडिंग स्टार्ट हो जाती है किसकी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस की, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस लूटियम एक्टिव रहता है और सिक्रेट करता जाता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रेगनेंसी को मतलब सस्टेन करने में हेल्प करता है, और लगभग 7 to 9 वीक तक प्रेगनेंसी के ये बना रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को उस लेवल तक रखता है जिससे प्रेगनेंसी बनी रहे। इसके बाद ये धीरे धीरे फिर ये कम होने लगता है। ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के समय कॉर्पस लूटियम को निकाल लिया जाए, तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होगा वो सडनली डिक्रीज हो जाएगा, जिससे एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस मेंटेन नहीं रह पाएगी, और क्या होगी, प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट पूरा होता है। इस चैप्टर में 2 टॉपिक और है जो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट हो गया। होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, और खूब सारा हार्डवर्क करें, और खूब पढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।